गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद। आप सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे? क्या आप सभी बच्चों तक मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? क्या हाँ सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है? फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे बताइए कि हाँ सर, वॉइस एंड प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। फिर हम सभी क्लास की आज शुरुआत करेंगे और देखेंगे 28 अप्रैल की कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। चलो अंशु शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, काजल वेरी गुड मॉर्निंग, जागृति पाल वेरी गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शुरगिम वेरी गुड मॉर्निंग। चलो सभी बच्चों को, आप सभी को राम राम जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चे आज आ गए। गोपाल रॉय क्लियर है, जागृति क्लियर है, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलिए जितने सारे बच्चे हैं, जितना जल्दी हो सबसे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग काजल, एवरीथिंग फाइन, ओके। चलो तो आज है आपका 20th अप्रैल। क्या है? 20th अप्रैल। तो 20th अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में कवर करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद है आप सभी बच्चों से कि आप लोगों ने पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे, जहाँ पे इम्पोर्टेंट्स क्या हो सकता है, आर्टिकल होंगे, उसको आपको नोट डाउन भी करना है साथ ही साथ, ठीक है। चलो वेरी गुड, सेम टू यू मेरे भाई। अश्वनी गुड मॉर्निंग, ईशा जय श्री राम। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मनीषा, और देखते हैं क्या क्या है। आज है 20th अप्रैल। 20th अप्रैल के जो फैक्चुअल्स क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, कल हमने इसको 11th, कौन सा एडिशन, कल 11th क्लास हमने करा दिया है। बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती हैं, ये सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन आपकी रात में होती है 10:30 पे। कब होती है? 10:30 PM पे डेली होती है, जिसमें हम आपको स्टैटिक जीके के लगभग 700 क्वेश्चन करा रहे हैं। कल के सीरीज़ में हमने करा दिया था 400 क्वेश्चन, है ना। 400 क्वेश्चन हो चुका है, कल हमने कंप्लीट कराया है। आज इसी को कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। एक आपके लिए फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस फाउंडेशन कोर्स का टाइमिंग कब से ये क्लासेस स्टार्ट होगी, तो ये होगी 10th मई से। कब होगी? 10th मई से स्टार्ट होगी। मैं और सुशांत सर मिलके आपको फाउंडेशन कोर्स है जो कि जीके जीएस कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ एक हमारी एक और कोर्स चल रही है, वो है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की थ्योरी क्लास है। जो भी बच्चा थ्योरी पढ़ना चाहता है, जो भी बच्चा चाहता है कि स्टैटिक जीके के कम से कम 90+ 80+ टॉपिक ऐसे हैं जो कि एवरग्रीन टॉपिक माने जाते हैं आपके ऑल एग्जामिनेशन में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इसमें जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं एकदम डीप लेवल तक दे रहे हैं। मतलब एक तो होता है स्टार्टिंग बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, और उससे संग हम आपको डीप में लेकर चल रहे हैं जिससे आपका सभी एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाए। तो ये क्लास चलती है डेली 9 PM पे। कब चलती है? 9 PM में चलती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, चलेगा। पहला आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है, पहली न्यूज़ आई हुई है सिडबी से। अब पहली बात तो ये होता है कि सर सिडबी है क्या? सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। बेसिकली ये क्या करती है सिडबी, तो जो भी एमएसएमई, जो भी छोटे लघु उद्योग या फिर जो स्टार्टअप हम कह सकते हैं स्टार्ट करते हैं, उनको प्रमोट करने का जो कार्य होता है वो सिडबी के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? सिडबी के द्वारा की जाती है। चलो वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत अच्छा, ठीक है। शाम तक आपका नेट ख़त्म हो जाता है, लेकिन बचा के रखिए, थोड़ा सा बचा के रखिए, ठीक है। पीडीएफ भी मिलता है क्या? हाँ ईशा, बिल्कुल मिलता है पीडीएफ वगैरह A to Z, ठीक है। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। पीडीएफ वगैरह A to Z चीज़ मिल जाएगी, डोंट वरी, चिंता मत करिए। बेसिकली आते हैं सिडबी के ऊपर। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये क्या करती है, जो भी एमएसएमई के अंतर्गत छोटे लघु जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करती है, उनको कहीं ना कहीं क्या करती है, छोटे लोन वगैरह जो है सिडबी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। सिडबी की अगर हम हेडक्वार्टर की बातें कर ले तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लखनऊ में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1990 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कब हुई थी? 1990 में इसकी क्या हुई थी सर? फॉर्मेशन हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इनके जो चेयरमैन है वो कौन है? शिवा सुब्रमण्यन क्या है इसके आपके चेयरमैन है या सीईओ कह सकते हो, है ना। कौन है? शिवा
सुब्रमण्यन, है ना, ये कौन है, इसके सिडबी के क्या है, चेयरमैन या फिर सीईओ आप कह सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो बेसिकली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हुआ क्या है इस न्यूज़ में समझिएगा। सिडबी ने लॉन्च किया हुआ है मिशन 50 के ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी में ई क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इको, ECO, इको मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि सिडबी ने लॉन्च किया हुआ है मिशन जिसका नाम है 50K, मतलब 50,000 क्या है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको फ्रेंडली, फॉर इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली में से इको को ले लिया। कैसे आप याद करोगे इस चीज़ को कि हाल ही में सिडबी में कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने मिशन को लॉन्च किया है मिशन 50K, 50K का मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा 50K, है ना, EV क्या है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको, ECO, इको, है ना। अब ये है क्या, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि सिडबी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ पायलट स्कीम्स। अब हमने आपको समझाया था पायलट स्कीम्स के बारे में। पायलट स्कीम्स का जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी अगर आप मिशन, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी स्कीम्स को अगर आप लॉन्च करते हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है या फिर किसी स्पेशल मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन की बातें कर लो उसके द्वारा लॉन्च की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सिडबी के द्वारा। तो अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसे क्या किया जाए, किसी शहर के किसी जिले से स्टार्ट करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उस जगह से जब उन्हें फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा या फिर अपनी पहली मिशन की शुरुआत जो इन्होंने किया है, अगर इन्होंने जहाँ पे ये पहली बात इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर वहाँ से धीरे 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 उसका फीडबैक अच्छा मिलेगा और उसको उनको दिखाया जाएगा कि पब्लिक क्या कर रही है, इस चीज़ को पसंद कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, जिलों में की उसमें शुरुआत कर देंगे, फिर धीरे धीरे उसको राज्यों में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको पूरे भारत में एप्लीकेबल कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है कि धीरे धीरे उसकी शुरुआत करनी, जब उसका बेनिफिट हमें पॉजिटिव दिखाने लगता है तो हम धीरे धीरे उसके अगल बगल के जिलों वगैरह में, राज्यों वगैरह में फैलाना चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया सिडबी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट कॉल मिशन 50, ध्यान रखिएगा, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको, EV ध्यान रखिएगा, EV फॉर मतलब फोर का मतलब फॉर सोच लीजिएगा, फॉर इको फ्रेंडली के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, EV फॉर इको एम स्ट्रेंथिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इन मुंबई। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुंबई में जो इलेक्ट्रिक वाहन है, आने वाला जो समय है, ठीक है, आने वाला जो टाइम है, आज से मात्र 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद आपको दिखाई देगा जो हम डीजल का यूज़ करते हैं गाड़ी, जो पेट्रोल का यूज़ करते हैं, इसमें धीरे 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 कमियां दिखाई देंगी और लोग EV की तरफ ज़्यादा भागना चालू करेंगे। और सही भी है, ख़राब नहीं है, सही भी है। एक तो EV जो हमारे को गाड़ियाँ व्हीकल्स वगैरह मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू अगर हम बातें कर ले पेट्रोल और डीजल के, तो उससे सस्ते भी मिलते हैं। तो आने वाला फ्यूचर जो है ना हमारा पूरी तरह से इस पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि मुंबई में इलेक्ट्रिक वाहन जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, उसको क्या है, मजबूत करना है। बेसिकली कहा गया है कि मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या है, प्रमोट करने की बातें कही गई है। किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा। तो अब सिडबी इसमें क्या करेगी, तो सिडबी ये काम करेगी, जो भी लघु उद्योग के जो आपके कह सकते हो स्टार्टअप होंगे मुंबई में, उनको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। किसके लिए, EV के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या करेगी, प्रमोट करेगी। अब जैसे ये मुंबई में स्टार्ट किया गया है, तो मुंबई में अगर ये सक्सेस पा जाते हैं सिडबी, तो अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें केवल और केवल सिडबी, ऐसा नहीं कि सिडबी ही है ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इनके संग और साथ कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक साथ दे रही है। ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये लोन सर किसको प्रोवाइड कराएंगे, तो ये लोन प्रोवाइड कराएंगे जो एक स्टार्टअप क्या है, कंपनी की शुरुआत कर रहा है, या फिर MSME के अंतर्गत आता है, लघु उद्योग जो मध्यम, जो उनके छोटे कार्य होते हैं या कार्य करने के बारे में सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी की शुरुआत करें या किसी चीज़ की भी शुरुआत करें, तो उसमें व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप
आप एमएसएमई के अंतर्गत कोई भी अपना प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस केस में सिडबी द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको क्या है, कुछ लोन राशि दी जाएगी, जिसकी सहायता से आप ईवी व्हीकल्स को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, जिससे मुंबई में क्या होगा, एक इकोसिस्टम तैयार होगा, इको फ्रेंडली पूरी तरह से। गॉट इट? क्लियर है सभी को कि हाँ सर क्लियर है? आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके नोट डाउन सभी बच्चे करते रहिएगा। यहाँ पे वही चीज़ें ये लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। मजबूत करने के उद्देश्य मिशन 50, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। मिशन 50 के इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको, मतलब यहाँ पे मिशन 50 के क्या है, ईवी फॉर ECO, मतलब इको नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, अब ये जो मिशन है इसको जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसके 2 कंपोनेंट की बातें कही गई है। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम्स का जो नाम है, ध्यान रखिएगा, जो स्कीम्स है जो सिडबी और विश्व बैंक के द्वारा है ना, इवॉल्व, क्या है, इवॉल्व, ध्यान रखिएगा, EVOLV योजना की अग्रदूत है। ध्यान रखिएगा, स्कीम्स दी गई है। ये जो स्कीम्स है, ये जो मिशन है, किस स्कीम के तहत इसको चलाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। पहली बात, ये जो मिशन है, ये जो मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप बोलोगे सर सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी के बारे में अभी जस्ट हमने आपको सब बताया है, लेकिन इस मिशन को किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है। तो सिडबी और वर्ल्ड बैंक आपस में मिलके इन्वॉल्व नाम की योजना के तहत इस मिशन को इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, 2 चीजें अलग अलग है, एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करेगा और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत लगा के आंसर आ जाएंगे। मिशन है, ये मिशन सिडबी ने लॉन्च किया हुआ है, ये मिशन सिडबी ने लॉन्च किया है, लेकिन कौन सी योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, तो सिडबी और वर्ल्ड बैंक आपस में मिलकर इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, इवॉल्व, EVOLV, ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसके 2 कंपोनेंट है, जिसके 2 प्रायोगिक योजनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहला है कि डायरेक्ट लीडिंग, डायरेक्ट लीडिंग का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष कर, मतलब कि सीधा आपको लोन दिया जाएगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हो गया, आपको सीधा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आप कोई स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं तो सिडबी आपको क्या करेगी, सीधा लोन प्रोवाइड करा देगी। आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाइएगा, ये हमारी स्टार्टअप है, हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इस MSME। अब जैसे गवर्नमेंट ने बजट जब पेश किया था इसके पहले 2020 और 21 में, तो उन्होंने MSME का डिफिनीशन दिया था कि मध्यम, लघु और जो छोटे छोटे एकदम या बड़े व्यापारी होते हैं, तो उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनका एनुअल जो टर्नओवर होता है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो उनका जो सालाना टर्नओवर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ, हम कंसीडर करते हैं उसको, क्या करते हैं, बाइफर्केट कर देते हैं कि ये मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में आता है, मतलब स्टार्टअप करना चाहता है, या स्मॉल में आता है ना, छोटे में आता है, लघु में आता है, मध्यम में आता है। तो इसको हम बांटे कैसे हैं, तो उनका क्या है, एनम का सालाना जो इनकम होता है ये उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने बांट रखा है कि अगर सालाना आप 5 करोड़ रुपए कमाते हैं तो आप इस कैटेगरी में आओगे, सालाना आप 100 करोड़ कमाते हो तो आप इस कैटेगरी में आते हो, तो अलग अलग करके बांटा गया है। अब इन सबको जो प्रमोट करता है, इन सबको लोन वगैरह देने का काम जो करता है वो कौन करता है, सिडबी करता है। फाइनेंस बैंक भी कहा जाता है, सिडबी ही करती है, ध्यान रखिएगा। तो सिडबी और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इन्वॉल्व योजना की शुरुआत करी थी। इसी योजना के तहत मिशन, ध्यान रखिएगा, मिशन 50 है, ध्यान रखिएगा, मिशन 50 के फॉर इको है ना, EV फॉर इको लॉन्च किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत की गई है। और इसके 2 कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पहले है क्या, पहला क्या है, डायरेक्ट लीडिंग, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट लीडिंग। मतलब कहा जा रहा है प्रत्यक्ष ऋण, मतलब कि डायरेक्टली आपको लोन दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष ऋण, इनडायरेक्टली आपको लोन दिया जाएगा। ये 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत। समझ में आ रहा है सभी को कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, वेरी गुड एवरीबॉडी। तो इस चीज़ को जरूर से लिख के चलेगा। यहाँ पे आप लोग एग्जाम में गलती यहीं पे करोगे सभी बच्चे, क्योंकि एग्जामिनर जब देगा तो वो पूछेगा, 2 चीज़ें लिखेगा। क्या लिखेगा कि हाल ही में सिडबी और
क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में सिडबी और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर किस योजना को इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। अगर योजना शब्द लिख दिया तो आंसर आप क्या दे दोगे, इवॉल्व, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे शब्द लिख दिया मिशन, शब्द लिख दिया मिशन, तब आप आंसर क्या करोगे, मिशन क्या है, 50 के इन्वॉल्व लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। तो बोथ आर वेरी डिफरेंट, कंफ्यूज मत होना। मिशन का मतलब हो गया कि हम पर्टिकुलर किसी एक पे टारगेट कर रहे हैं, योजनाएं का मतलब हो गया कि हम उसके अंतर्गत और भी कई सारी चीजें जोड़ सकते हैं। ये दो चीजें डिफरेंट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है, तो डायरेक्ट वाले में कहा हुआ है डायरेक्ट लीडिंग, अंडर द डायरेक्ट लीडिंग सिडबी विल प्रोवाइड द लोन डायरेक्टली टू एलिजिबल एमएसएमई इंक्लूडिंग द एग्रीगेट फ्लीट्स ऑपरेटर एंड ईवी लीजिंग कंपनीज फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द बैटरी स्वैपर्स। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो सिडबी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सिडबी के द्वारा डायरेक्ट लीडिंग है, मतलब कि सिडबी के द्वारा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, डायरेक्टली लोन दिया जाएगा। अगर आप एमएसएमई में आते हैं, मीडियम स्मॉल जो आपके एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं, स्टार्टअप में आते हैं, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको सिडबी के द्वारा डायरेक्टली लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण घटक के तहत सिडबी, है ना, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, मतलब अगर आप मान लो, हमने कहा कि आपने एक कंपनी की शुरुआत करी, आपने एक स्टार्टअप की शुरुआत करी कि चलो भाई एक काम करते हैं कि एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, या फिर हमने एक कंपनी लाई, जैसे हमने कह दिया कि आपने इंस्टीट्यूट खोल लिया, है ना, ऑफलाइन कोचिंग खोल ली, तो एक स्टार्टअप किया, तो जब उसकी खोली तो आपको उसके लिए मार्केटिंग करना, आना जाना, कुछ भी बहुत सारी चीज़ों के लिए व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप व्हीकल्स क्या करोगे, सिडबी बैंक के पास जाओगे और बोलोगे भैया मेरे को लोन के तौर पे चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो आपको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करा देंगे। आपका क्या देखेंगे कि भाई आप कौन सा स्टार्टअप की शुरुआत की हो, मेरे को दिखाओ, आपका टर्नओवर कितना है, आप कितना सालाना खर्च करना चाहते हो, ऑन द बिहाफ ऑफ आपको क्या है, ऋण राशि दे दी जाएगी, जिससे क्या है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बैटरी स्वैपिंग सहित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एग्रीगेट, तो ये भी कार्य कर सकते हो। अगर आप काम करना चाहते हो किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंतर्गत, जैसे खरीदना तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन आप जो एमएसएमई प्रोग्राम, आप अपनी स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंतर्गत, जैसे अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है ना, या उसके कोई पार्ट्स बनाने हैं, या फिर उसकी बैटरी बनानी है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर आप कोई स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं तो उस केस में भी सिडबी आपको क्या करेगी, लोन प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली अगर हम पूरी बातें का एक निचोड़ निकालें तो वो ये निकलता है कि सिडबी प्रमोट करना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, किसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल को। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करेगा या स्टार्टअप की शुरुआत करेगा, सिडबी क्या करेगी, उसको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करा देगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करा देगी। ये वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट लीडिंग कंपोनेंट्स के बारे में अगर देखो तो यहां लिखा है विल टारगेटेड किसको, एनबीएफसीज, ठीक है, क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज होती है इसमें उनको टारगेट किया जाएगा। डायरेक्ट वाले में किसको टारगेट किया जाएगा, सेबी के द्वारा, तो एमएसएमई को टारगेट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो कर की हमने चीज़ें बताई थी, दो कंपोनेंट के बारे में इन्वॉल्व योजना के तहत, तो ध्यान रखिएगा जो डायरेक्ट वाला होगा, है ना, प्रत्यक्ष जो कर होगा वो सिडबी के द्वारा दिया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा जो एमएसएमई के अंतर्गत ईवी पे वर्क कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, बैटरी पे काम कर रहे हैं, या फिर हम कह दें एक स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के लिए। तो उस केस में सिडबी क्या करेगी, एक छोटी राशि स्टार्टअप के तौर पे आपके एनुअल इनकम को देख के, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज को देख के आपको सीधा लोन प्रोवाइड करा देगी। ठीक, पहली चीज तो ये हो गया कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट अप्रत्यक्ष कर के बारे में कहा गया है। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर दिया जाएगा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, एनबीएफसी को दिया जाएगा, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है बेसिकली, उनको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अप्रत्यक्ष ऋण जो होते हैं घटक एनबीएफसी को लक्षित करेगा, जिसके छोटे गैर रेटेड केंद्रीय उभरती हुई एनबीएफसी शामिल है, जो सक्रिय रूप से ईवी वित्त पोषण में लगे हुए हैं, ताकि
निधियों तक पहुंच प्रदान की जा सके और ईवी की लागत को कम किया जा सके। अब देखो, जो भी एनबीएफसी वगैरह बैंक वगैरह है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस बैंक है, जो ईवी के अंतर्गत क्या कर रहे, काम कर रहे हैं, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वित्त पोषण में लगे हुए हैं, तो उनकी निधियां, जो भी उनकी निधियां वगैरह है, उन पर क्या करेंगे, ये लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो ईवी की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो वैल्यू है, वो क्या है, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू कम हो जाएगी तो लोग खरीदना चालू कर देंगे, और धीरे धीरे अगर आप देखो तो काफ़ी लोग क्या है, जागरूक हो चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर ही क्यों ना हो। कुछ अभी ऐसे राज्य हैं जहां पे ये कम है, लेकिन जो आपके महानगर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इवन 2 व्हीलर की बातें हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे 4 व्हीलर भी दिखाई दे रहे हैं। और 4 व्हीलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल होगा, वहाँ पे कैब वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। जैसे ओला वगैरह आप लोग मतलब बुक करते हो ना, तो उसमें पेट्रोल और डीजल ही आता है, लेकिन वहाँ पे महानगर में क्या है, ईवी भी आ चुका है। और उसके जो कॉस्ट होते हैं कंपेयरिंग अगर हम देखें पेट्रोल और डीजल से, वो सस्ता भी होता है और हमारे क्या है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो आने वाला जो समय है ना, वो पूरी तरह से स्विच करेगा ईवी के ऊपर, इसीलिए अभी से इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव महादेव। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2 चीज़ें क्या थी, पहला कि सिडबी ने लॉन्च किया मिशन 50 के ईवी फॉर इको, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे योजना की बातें कर ले, है ना, किसकी बातें कर ले, स्कीम्स की बातें कर ले, तो सिडबी और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किए हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स के तहत क्या है, 2 कंपोनेंट बताया गया है, एक प्रत्यक्ष कर बताया गया है और एक अप्रत्यक्ष कर बताया गया है। प्रत्यक्ष कर के तहत क्या होगा, सिडबी लोन प्रोवाइड कराएगी एमएसएमई के तहत, और अप्रत्यक्ष कर मतलब कि वर्ल्ड बैंक देगी किसको, एनबीएफसी को। क्लियर है सभी को यहां तक कि हाँ सर क्लियर है? हाँ, इंदौर में भी किरण आ चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये एक्सपेंड मतलब हो रहा है, अब आपको देखने को भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ये हमारा पहला न्यूज़ था। दूसरे न्यूज़ की तरफ करते हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो हैं जितेंद्र सिंह। हमने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है इनके बारे में। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है युवा पोर्टल। क्या किया गया है, युवा पोर्टल। अब देखो, ये जो युवा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द युवा पोर्टल इन न्यू दिल्ली विच एम टू स्टार्टअप्स। सभी देखो, कहीं ना कहीं जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से, आप एक चीज़ नोटिस करो, ये लोगों को हैंडीकैप बनाने से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। लेकिन लास्ट के कुछ 50 सालों में अगर आप देखो तो लोग किस पे डिपेंड थे, नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। रोजगार नहीं कहेंगे, रोजगार अलग होता है, नौकरी शब्द अलग होता है। रोजगार का मतलब ये होता है, एम्प्लॉयमेंट की बातें कही जाती है। आप अपनी किसी रोजगार का मतलब हो गया कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको रोजगार कहते हैं। लेकिन नौकरी का मतलब ये हो गया किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो। बोथ आर वेरी डिफरेंस। ठीक है, तो पहले लोग क्या थे, नौकरी पे बेस्ड थे कि भाई हमें कहीं नौकरी मिल जाए। लेकिन अब क्या है, यूथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज की टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आज की यूथ जो है नई नई टेक्नोलॉजी की क्या कर रही है, यूजेस बढ़ा दी हुई है। तो उससे क्या हो रहा है, नए नए स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, अलग अलग माइंड स्किल बच्चे निकल के आ रहे हैं, बिजनेसमैन निकल के आ रहे हैं, वो कम एज में अच्छे स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हो, या लैक ऑफ मनी कह सकते हो, अगर इन सब चीज़ों की कमी है तो ये सब चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट या प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। उसी के लिए क्या किया गया है, युवा पोर्टल की क्या है, शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है, युवा पोर्टल की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे की गई है, ये न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि टू कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल मतलब यंग, ये कहा जा रहा है कि संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ना और उनकी एक पहचान करना। बेसिकली क्या है, अगर कोई युवा है और वह किसी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहता है तो उसकी पहचान करना और उन्हें प्रमोट करना, उनको सहयोग करना, बेसिकली ये युवा पोर्टल का यही उद्देश्य है। युवा पोर्टल का यही उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थ्रू दिस पोर्टल यूथ विल बी हेल्प टू
ओवरकम चैलेंज एंड अचीव दियर ड्रीम्स, मतलब सिंपल सी बातें कहा जा रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को चुनौतियों से उभरने और उनके सपने को हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया युवा पोर्टल, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं ये ध्यान रखिएगा। युवाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं स्टार्टअप्स को लेके, एमएसएमई को लेके, वो इस पोर्टल पे आपको दिखाई देगा। फिर मेंटरशिप दिखाई देगा कि अगर आप इस चीज़ की शुरुआत करेंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत नहीं करेंगे, इस सब के बारे में आपको मिलेगा। चर्चा संवाद है, आपस में बातचीत करने का आपको मौका मिलेगा। युवाओं की उपलब्धि है, जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो सक्सेस पा गए हैं, तो उसकी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को इस पोर्टल पे मिल जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको इस पोर्टल पे दी जाएगी। बेसिकली यही है कि यूथ को प्रमोट करने वाली बात है, जो स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पस से पूछा जाएगा। क्या है, युवा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो हमारे क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जिसका एम है, उद्देश्य है, वो क्या है, एक स्टार्टअप है टू कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई द क्या है, पोटेंशियल यंग। जो भी हमारे यूथ आ रहे हैं, यंग आ रहे हैं, उनकी पोटेंशियल जो उनकी जो क्षमता है स्टार्टअप को लेके, उसकी पहचान करना है और उनको सहयोग करना है कि वो स्टार्टअप को लेके आगे बढ़े, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे थे 2 न्यूज़। आते हैं अब हम लोग तीसरे न्यूज़ की तरफ। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप कॉपी पे नोट डाउन करते चलेगा मेन चीज़ें। अभी जब हम आपको ये 10 पूरे करा लेंगे, इस पे बेस्ड हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। कितने? 10। अब आप देखो इसमें से एक, अब देखो यहाँ से जैसे सभी बच्चे, अब जैसे यही न्यूज़ है, अब इस न्यूज़ से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेंगे कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है, तो युवा पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया हुआ है? तो स्टार्टअप के लिए या यूथ के पोटेंशियल को रीड करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, लेकिन हम आपको एक ही क्वेश्चन कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दिमाग में आप बैठाए रखिएगा, ऐसा ना हो कि जब हम क्वेश्चन कराए तो बत्ती गुल्ली गुल एकदम कि अरे सर भूल गए, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। चलिएगा, तीसरा न्यूज़ क्या कहता है? उत्साह पटनायक ने क्या है, जीता हुआ है क्या, मैल्कम ध्यान रखिएगा, आदिशेषिया पुरस्कार 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अवार्ड से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है? यह है मैल्कम अवार्ड दिया गया है। किसका? मैल्कम आदिशेष। ध्यान रखिएगा, क्या है? आदिशेषिया अवार्ड 2023 का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि उत्साह पटनायक को दिया गया है। किसे दिया गया है? उत्साह पटनायक को दिया गया है। 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी आप कह सकते हो, इकोनॉमिक्स भी हैं और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी है, शिक्षावादी भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 2022 में ये किसको दिया गया था? तो 2022 में भी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था प्रभात पटनायक। क्या नाम था? प्रभात पटनायक। इनको क्या किया गया था? इस अवार्ड से दिया था, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। तो एग्जामिनर 2022 का भी पूछ सकता है, एग्जामिनर 2023 का भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों लेके चलना है। अगर 2023 पूछता है तो उत्साह पटनायक आप आंसर देंगे, और अगर 2022 पूछता है तो प्रभात पटनायक आप इसका आंसर देंगे। दोनों लोग क्या है? इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चेन्नई में आयोजित होने वाले एक समारोह में पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र ₹2 लाख, मतलब इनको एक सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा, साथ ही साथ इनको 2 लाख रुपए का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, मैल्कम आदिशेषिया बेसिकली क्या है? एक ट्रस्ट है। क्या है? एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के द्वारा इकोनॉमिक्स जो भी हैं, अर्थशास्त्री हैं या फिर एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब शिक्षावाद हैं, उनको ये पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक ट्रस्ट है ना? इस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत जब हुई थी, ये 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसको स्थापित किया गया था 2000 में। मैल्कम और एलिजाबेथ, ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
चलेगा। न्यूज़ हम लोग आते हैं 4 पे। यहाँ पे कहा जा रहा है नमामि गंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, जो चेंजिंग किया जा रहा है, वो पता है करंट अफेयर में क्या किया जा रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, कोई स्कीम्स लॉन्च की गई है, कोई योजनाएं आ रहे हैं, या कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जो लोगों के लिए बेनिफिशियरी है, तो उसमें, या फिर लोन दिया जा रहा है किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी राज्य को दिया जा रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी राज्य या किसी देश को दिया जा रहा है, तो अब एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है इतना अमाउंट, किसको किसको दिया गया, ये नहीं पूछता एग्जामिनर रीड कर चुका है। अब एग्जामिनर ये रीड कर चुका है कि लोग फैक्चुअल क्वेश्चन को रट जाते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में केरला को दिया है, किसके लिए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, तो लोगों को याद है कि केरला को वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है, या एडीबी बैंक ने दिया, या भारत सरकार ने दिया हुआ, ये याद है। लेकिन लोगों को ये एक्चुअल क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं याद होती है। न्यूमेरिक का मतलब डिजिटल, मतलब कितना लोन उनको दिया गया है। अब लोन में कहानी होता है कि 5.5 मतलब $550 बिलियन दिया गया है, मिलियन डॉलर दिया गया है ना, क्या पता $643 दिया गया, मिनिमम दिया गया। तो ये जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत आंसर लगा के चले आते हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखना है। अभी तक जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं या फिर जो एग्जाम हो रहे हैं, उठा के पेपर आप देखोगे ना, तो एग्जामिनर ने इस चीज़ को चेंज किया है, अब वैल्यू देता है। तो वैल्यू को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत जब की गई थी, ध्यान रखिएगा, सभी लोग जानते हैं जब मोदी जी आए थे तब इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब शुरुआत हुई थी? 2014 में। तो नमामि गंगे के तहत 638 करोड़, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैसा दे रखा है, 638 करोड़ की वैल्यू है। अब 638 करोड़ रुपए के अंतर्गत 8 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कितने सारे? 8 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, 638, 650, 637, 638, 4 ऑप्शन दे देगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की क्या है, मंजूरी मिल चुकी है। 8 अलग अलग टाइप्स की परियोजनाएं हैं जिसको मंजूरी मिल चुकी है, जिसका कुल लागत है कितना? 638 करोड़ रुपए। नमामि गंगे के तहत इसको शुरुआत की गई है। ध्यान रखिए, किसके अंतर्गत? नमामि गंगे के संग इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। 8 प्रोजेक्ट और अबाउट 638 करोड़ वर अप्रूव्ड इन द 48 मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑन द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, है ना, NMGCG। ध्यान रखिएगा, मतलब कहा जा रहा है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मतलब गंगा की सफाई के लिए, गंगा को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अभी रिसेंटली 48th मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में। कौन सा? 48th मीटिंग इस पे कराया गया था, जिसके तहत 638 करोड़ रुपए पास किया गया है और उसके तहत 8 अलग अलग परियोजनाओं में ये जो अमाउंट दिया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, जिससे क्या है, गंगा क्लीन हो सकती है, गंगा क्लीन हो सकती है। और हुआ भी है, ऐसी बात नहीं कह सकते, काफ़ी साफ हो चुकी है पहले से, लेकिन इस पे और भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। वेरी गुड, 638 और 8 परियोजनाएं, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में कहा जा रहा है। कार्यकारी समिति ने 38वीं बैठक, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, कौन सी बैठक थी? 48वीं बैठक में मंगलवार को करीब 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को इन्होंने मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। डायरेक्टर जनरल जो है किसके? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जी अशोक कुमार हैं। कौन है? जी अशोक कुमार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा है, जब भी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं तो उसके चेयरमैन या उसके डायरेक्टर या उसके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में एग्जामिनर पूछ देता है। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में न्यूज़ रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो क्या है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन है? तो जी अशोक कुमार जी हैं। कौन है? जी अशोक कुमार जी है। इन्हीं के द्वारा ये जो मीटिंग हुआ था 48वां न्यू दिल्ली में, इसको चेयर किया गया है, इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे।
ठीक है। यहाँ लिखा है 4 प्रोजेक्ट, मतलब 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन को साफ करने के प्रयास में शामली जिले में प्रदूषण में कमी के लिए 407.39 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हिंडन रिवर है, हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी से सहायक नदी है? यमुना नदी की है। किसकी है? यमुना नदी की, ध्यान रखिएगा। तो इस नदी को साफ सुथरा करने के लिए, ठीक है, इसको 407.39 करोड़ रुपए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने सारे 4 परियोजनाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया ये परियोजनाएं जो है व्यापक हिंडन कायाकल्प योजना है, मतलब हिंडन जो रिवर है उसको साफ सुथरा करने के लिए बेसिकली ये अमाउंट प्रोवाइड कराया गया है। ध्यान रखिएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा क्या है इस चलाया जाता है, मतलब पूरी तरह से सेंट्रल। अब हमने 2 चीज़ें कल पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो आपके एग्जाम में कभी कभी लिखता है क्या? सेंट्रली, ध्यान रखिएगा, क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, है ना, और एक लिखता है सेंट्रल, ध्यान रखिएगा, सेक्टर। ये 2 चीजें अलग अलग हैं। जब भी आप कहीं भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड देखिए, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ शब्द दिखाई देगा, इसका मतलब कि उस पे जो खर्च है वो राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। मतलब केंद्र सरकार भी 50% देगी, वो दोनों लोग का आपस में क्या होता है, एक परसेंटेज बटा होता है। तो केंद्र सरकार भी खर्च करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा तो, अगर यही चीज सेंट्रल सेक्टर लिख देगा, क्या लिख देगा? सेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो खर्च आएगा उस योजना पे या फिर उस स्कीम्स पे, टोटल खर्च जो है केंद्र सरकार के द्वारा उठाई जाएगी। ठीक है, 2 चीजें अलग अलग है। एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर खर्च करेगी। एक होता है सेंट्रल सेक्टर, मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार इस पे जो भी खर्च आएंगे वो पूरा वहन करेगी। ठीक है, 2 चीजें अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो खर्च है पूरी तरह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। नमामि गंगे की शुरुआत जो हुई थी वो 2014 में हुई थी कि हम गंगा को साफ करेंगे। न्यूज़ 5 पे चढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने किया है हूनथोड़ा, ध्यान रखिएगा, हूनथड़ो, है ना, हूनथड़ो उत्सव का उद्घाटन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है एग्जाम में? अब यहाँ से स्टैटिक्स के पार्ट बनेंगे कि भाई हूनथड़ो जो फेस्टिवल है वो कौन से राज्य की फेस्टिवल है? तो कहाँ की है? मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। क्वेश्चन 110% इस तरह से पूछे जाते हैं आप एग्जाम में। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया है हूनथड़ो फेस्टिवल की, जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, ध्यान रखिएगा, बीरेन सिंह ने थॉमस ग्राउंड कांगपोली में हूनथड़ो सांस्कृतिक महोत्सव, किसका है? सांस्कृतिक महोत्सव की उद्घाटन इन्होंने किया है 2023 में। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेस्टिवल से बनेगा, किसको लेके? हूनथड़ो को लेके बनेगा कि हूनथड़ो कहाँ की क्या है? फेस्टिवल है। कहाँ की है? मणिपुर राज्य की है। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनने वाले हैं। इस अवसर पर सिंह ने नशा मुक्त समाज थीम के तहत मनाए जाने वाले त्यौहार के संबंध में एक स्मारक का विमोचन किया है। बेसिकली इनका ये कहना था कि मणिपुर को नशा मुक्त कराया जा सके, है ना, क्या है? नशा मुक्त कराया जा सके, उसी के उपलक्ष्य में क्या है, इन्होंने इस त्यौहार की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन अभी रिसेंटली कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है, जहाँ पे थॉमस ग्राउंड कांगपोली में इसकी शुरुआत की गई है हूनथड़ो की। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया है कि आह्वान किया कि अवैध क्या है, मादक पदार्थ या जो भी नशे की चीज़ें होती हैं उसके जो कारोबार होते हैं, अफीम वगैरह की खेती वगैरह होती है, वनों की कटाई की जाती है, इस पर रोक लगाया जाएगा। मतलब कि जो अफीम वगैरह की खेती वगैरह मणिपुर में होती है उस चीज़ पर रोक लगा दी जाएगी, उसकी कटाई वगैरह बंद करा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मणिपुर की कैपिटल की बातें कर ले, ये आपका मणिपुर है ना, इसकी कैपिटल की बातें हम कर ले तो इम्फाल क्या है? कैपिटल है मणिपुर की। और किससे घिरा हुआ है? तो नॉर्थ में नागालैंड से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, साउथ में मिजोरम से घिरा हुआ है, और वेस्ट में असम से घिरा हुआ है, और ईस्ट में इसकी सीमा म्यांमार से शेयर होती है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा,
न्यूज़ नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ज्योति सुरेखा वेनम ने तिरंदाजी योग्यता विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करी हुई है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ज्योति सुरेखा वेनम ने तिरंदाजी आर्ची में क्या किया, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर लिया है, ध्यान रखिएगा। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने टर्की में, कहाँ पे, टर्की में, है ना, टर्की में तिरंदाजी विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड में विश्व की रिकॉर्ड इन्होंने बराबरी की है। उन्होंने उपलब्धि हासिल करने के लिए संभवतः 720 में से 702 अंक क्या है अर्जित किया है और ये क्वालिफाई कर गई हैं, ध्यान रखिएगा। कौन है, ज्योति सुरेखा वेनम, है ना, ये आपके सामने दिखाई दे रही है। सीजन के पहले आंचे मतलब कि तिरंदाजी विश्व कप में ज्योति ने 713 अंक बनाए हैं। कोलंबिया की सारा लोपेज, कोलंबिया की कौन है, कोलंबिया की सारा लोपेज द्वारा 2015 कोलंबियाई नेशनल सिलेक्शन में बनाए गए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। मतलब इन्होंने किसकी बराबरी की हुई है, तो 2015 में कोलंबिया की कौन है, सारा लोपेज कि इन्होंने बराबरी कर दी है, ध्यान रखिएगा। 713 के भारतीय स्कोर ने उन्हें क्वालिफाई किया है और शेष टूर्नामेंट के लिए शीर्ष स्थान पर ये बनी रहेंगी। ज्योति के शानदार प्रयासों के लिए दक्षिण कोरिया की 709 के एशियाई रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ा है। मतलब बहुत बड़ा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, इनका नाम है ज्योति सुरेखा क्या है, वेनम है, जो कि क्वालिफाई की हुई है किसके लिए, तिरंदाजी के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तिरंदाजी विश्व कप के लिए हाल ही में किसने क्वालिफाई किया है, तो ज्योति सुरेखा वेनम ने किया है। कितने अंकों के संग, 702 अंकों के संग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को, जैसे हमने कहा है कि जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, ठीक है। तो वैसे ही सेम जैसे वाराणसी के हमने भी रिसेंटली आपको बताया था, तो वाराणसी के 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको क्या किया गया था कि जीआई टैग दिया गया था। एक तो हमारा क्या था, यहाँ का बनारसी पान, याद करिए हमने पढ़ाया था, क्या था, तो बनारसी पान था, क्या था, बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया था। और फिर यहाँ के लंगड़ा आम को भी दिया गया था, किसको, लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया था। वैसे ही सेम तमिलनाडु के क्या है, कुंभम अंगूर, है ना, को जीआई टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसको दिया गया है, कौन सा अंगूर है, तो ध्यान रखिएगा कि कुंभम है, क्या है, कुंभम ग्रैप्स को, ठीक है, तमिलनाडु के जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग दिए गए हैं। अभी जो मैंने 1 ईयर के करंट अफेयर पढ़ाए थे, 1 ईयर के करंट अफेयर पढ़ाए थे, ठीक है, 1 ईयर के जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसमें, एक सेकेंड रुकना, बस 1 सेकेंड का समय देना। चलो, मेरी आवाज़ सभी को आ रही है कि हाँ सर आवाज़ आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है सभी को कि हाँ सर वॉइस आ रही है? हाँ मेरी वॉइस आ रही है सभी को कि हाँ सर वॉइस आ रही है? सभी को मेरी आ रही है? हाँ, उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा, जागृति पाल। चलो ठीक है, सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक भी करते चलिएगा। अब यहाँ पे बोला है तमिलनाडु के कौन से अंगूर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो कौन सा है सर? कुंभम। ध्यान रखिए कौन सा है? कुंभम जो अंगूर है, ग्रैप्स है, ये तमिलनाडु की है जिसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने आपको रिसेंटली 1 ईयर की करंट अफेयर कराई थी, जनवरी 2022 से लेके पूरे आपकी मार्च 2023 तक की करंट अफेयर कराई थी, लगभग 15 महीने की। ये जो करंट अफेयर कराया था इसके
के अंतर्गत आप जाके देखेंगे, आपको प्ले स्टोर या फिर सॉरी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसे ही आप जाओगे ना मतलब चैनल पे देखोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा 1 ईयर की करंट अफेयर, ठीक है। उसमें मैंने GI टैग 2022 और 2023 में जितने सारे दिए गए हैं सबको कराया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर GI टैग पे हमें क्वेश्चन चाहिए, चुपचाप आप उसमें चले जाना, उस वीडियोज़ में आप देखोगे, उस वीडियोज़ में पूरा GI टैग मैंने लाइन बाय लाइन कराए हैं, 2022 के भी कराए हैं, 2023 के भी कराए हैं, सब GI टैग मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, तो जाके वहाँ से आप ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु का मशहूर कुंभम पनीर थ्रेचाई, जिसे क्या कहते हैं, कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, कुंभम अंगूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो कुंभम पनीर थ्रेचाई के नाम से भी जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं पे क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको, कुंभम पनीर थ्रेचाई के नाम से किस अंगूर को जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन ये हटा देगा यहाँ से, कुंभम अंगूर हटा के ये पूछेगा कुंभम पनीर थ्रेचाई कौन से राज्य की अंगूर है, ग्रेप्स है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि सर यहाँ पे पनीर लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे तो पनीर लिखा हुआ है। अब जो नहीं पढ़ा है वो अंगूर ग्रेप्स पे जाएगा ही नहीं ना, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पनीर लिखा हुआ है तो वो पनीर के पास चला जाएगा, नहीं ये ऑप्शन ही नहीं होगा, गलत है। वो देखेगा तो बोलेगा ये ऑप्शन ही नहीं है, गलत है, क्योंकि पनीर लिखा है और यहाँ पे ग्रेप्स की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुंभम पनीर थ्रेचाई है जिसको तमिलनाडु का ये एक तरह से कुंभम अंगूर है, इसको कहा जाता है, इसको GI टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में पश्चिमी घाटों पे, वेस्टर्न घाट पे स्थित कंबम घाटी, ध्यान रखिए, कंबम घाटी को दक्षिणी भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये आपके है कि अंगूर सिटी या फिर ग्रेप्स सिटी के नाम से, ठीक है, भारत के किस राज्य को जाना जाता है, तो दक्षिण भारत को जाना जाता है, साउथ भारत, ध्यान रखिएगा, ठीक है, साउथ इंडिया को जाना जाता है अंगूर शहर के नाम से, ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी जो घाट है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न घाट जो है आपको दिखाई दे रहा है, इधर वाला, ठीक है, कंबम घाटी दक्षिणी भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है और पनीर थराचाई की खेती की जाती है, मतलब यही कुंभम अंगूर की खेती की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कुंभम अंगूर है, ग्रेप्स है, इसकी खेती कहाँ पे की जाती है, तो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट की तरफ की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके सभी बच्चे जरूर से लिखिएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गया कि अंगूर शहर के नाम से किस सिटी को जाना जाता है, अंगूर सिटी के नाम से तो दक्षिण भारत को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के कौन से, कंबम घाटी को, जो कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, इसको हम सभी अंगूर शहर के नाम से जानते हैं। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनेगा, नोट डाउन करके लिख लेना मेरे भाई। देखो क्वेश्चन हमेशा कभी भी एग्जामिनर फ्रंट का नहीं देता है, कभी एग्जामिनर तमिलनाडु के सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तमिलनाडु के किस अंगूर को GI टैग दिया गया, नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन आपको अब यहां से पूछेगा कि अंगूर शहर के नाम से, अंगूर सिटी के नाम से किसकी पहचान की गई है, ऐसे करके पूछ देगा। तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट को की गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डीप वाली चीजें हैं, इसीलिए हम कह रहे थे कल रात वाली क्लास में, याद करिए, जो बच्चा आया था वो कह रहा था कि सर 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा है, 1-1 2-2 नंबर से रुक जा रहा है। पता कमियां क्या है, ये कमियां है, एनालिसिस वाले पार्ट को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, क्यों, आलस के लिए, बस आलस के लिए, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो 2 मिनट अपने आप को ना बैक ले और किसी चीज़ पे फोकस करके नोट करना चालू कर देना, तो उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, उनकी नॉलेज भी अच्छी होगी। एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी इस टॉपिक से पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन SSC और रेलवे में आते हैं, आप आराम से अच्छा नंबर निकाल लेंगे, पता है, आराम से निकाल लेंगे। हम आप लोग को सिर्फ यही चीज़ कहते हैं कि आप जब चीज़ों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस वाले पार्ट से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि मेन हेडलाइन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि भैया ये जो कुंभम ग्रेप्स हमने लिख दिया अंगूर ना, 90% बच्चे तैयारी करने वाले रट गए होंगे।
तो वो देगा ही नहीं, उसको पता है कि सब बच्चे कर लेंगे, क्या पता मूड में आ गया, अच्छा एग्जामिनर रहा, 1 नंबर के लिए दे दिया। अगर नहीं दिया तो यहाँ से जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वो पश्चिमी घाट को लेके बनेगा, या फिर अंगूर सिटी को लेके बनेगा, या फिर उसके दूसरे नाम को लेके बनेगा, कुंबर पनीर थेचाई को लेके बनेगा। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन वो अलग से बना के आपको देगा और आप कंफ्यूज होकर गलत लगा के चले आओगे, अरे यार मैंने पढ़ा था जीआई टैग तो ये था, ये पनीर थेचाई कहाँ से आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सर जी, नेट ख़त्म हो गया था, अच्छा बहुत अच्छा, ग्रेट बेटा। कल शांतनु था, आप सीधे आ जाए करें 9 बजे क्लास में। मनीषा हाय, कैसी है बेटा? ठीक है, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ, हमेशा एनालिसिस वाले पार्ट पे फोकस किया करिए। देखिए आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इस तरह का। अब बोलोगे सर ये तो जामुन है, हम लोगों ने खाया है गांव में तोड़ तोड़ के, है ना, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कैसा है, कुंभम क्या है, अंगूर है, ग्रैप्स है, जो कि तमिलनाडु के आपके वेस्टर्न घाट में दिखाई देगा। 1832 में पहली बार तमिलनाडु के कुंभम अंगूर की खेती की शुरुआत की गई थी। देखो कितना अच्छा है, इसकी खेती की शुरुआत कब की गई थी? 1832 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो 1832 में फॉर द फर्स्ट टाइम द ईयर 1832 द कल्टीवेशन ऑफ द कुंभम ग्रैप्स वाज स्टार्टेड इन तमिलनाडु। इसका जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था, खेती की शुरुआत की गई थी, वो 1832 में खेती की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत एग्जाम में पर्पज से पूछे जा सकते हैं। अब इसकी शुरुआत किसने की थी कल्टीवेशन की? तो कल्टीवेशन ऑफ दिस वैरायटी ऑफ ग्रैप्स वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच पेरिस्ट, मतलब कह रहा है फ्रांस के पुजारी, फ्रांस पुजारी थे, उनके द्वारा, फ्रांसीसी पुजारी के द्वारा इसकी खेती की शुरुआत की गई थी। देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। इस अंगूर के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, ये साइंस को कनेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस अंगूर के अंदर कौन से एसिड आपको मिलेंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इस अंगूर के अंदर किस तरह की एसिड आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो अंदर विटामिन भी देखने को मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा, टार्टरिक एसिड भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सीधे अलग अलग टाइप्स के विटामिन मिलेंगे और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे और टार्टरिक एसिड भी यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से इस पेज से जो क्वेश्चंस बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई ये जो कुंभम ग्रैप्स है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1832 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? खेती की, ध्यान रखिएगा। किसकी शुरुआत की गई थी? खेती की शुरुआत की गई थी। इसकी खेती की शुरुआत किसने किया था? तो फ्रांसीसी पुजारी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्या है? फ्रांसीसी पुजारी के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, यही सब आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो ध्यान रखिएगा, इस अंगूर के तहत आपको विटामिन मिल जाएगा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा और टार्टरिक एसिड भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी एसिड मिलेगी? तो टार्टरिक एसिड के प्रचुर मात्रा इसमें देखने को मिलेगी। ये इस टाइप के ग्रैप्स है ना, इस टाइप के ग्रैप से सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसको पॉइंट बना के लिख लेना मेरे भाई, एक क्वेश्चन नहीं है, यहां से 4-5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इस तरह से घुमा के एग्जामिनर देगा। ठीक है, अब फिर आप ये कह देना कि सर हम पढ़े ही नहीं थे, आपने पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग मनीषा। यस सर, रतन सर आपको 2 दिन से देख रहा हूँ, क्लास बहुत ही अच्छी होती है आपकी और बहुत ज़्यादा लेवल के पढ़ाते हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेगुलर आए, आपको ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, हाँ जी सर, नासिक में भी होता है, वहाँ पे खेती होती है, ठीक है, अंगूर की वहाँ पे खेती होती है और नासिक से जो भी अंगूर ग्रैप्स वगैरह निकलते हैं वहाँ से वाइन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वहां से वाइन बनाया जाता है, ध्यान रखना, नासिक से। तो वो एक अलग बात होगी, अलग मुद्दा हो गया। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन ये अलग है, ये पर्टिकुलर तमिलनाडु की बातें कही जा रही है। तमिलनाडु की कुंभम क्या है? अंगूर है, लेकिन इसका नाम बेसिकली अगर हम देखें कुंभम अंगूर नहीं है, इसका जो नाम है मेरे भाई वो है कुंभम पनीर थेचाई। समझ में आया? मतलब कि तमिलनाडु की लैंग्वेज में बोली जाती है कुंभम पनीर थेचाई। मैं फिर से कह रहा हूं, फोकस कर रहा हूं इसीलिए कि पूछेगा एग्जाम में, कुंबर पनीर थेचाई के नाम से किस अंगूर को जाना जाता है या फिर किस राज्य की ये अंगूर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कुंभम पनीर थेचाई भी क्या है? कुंभम
ग्रेप्स का ही नाम है, यहाँ पे पनीर केवल लिख दिया है और पनीर की वजह से 80% बच्चे गलत करके चले आएंगे क्योंकि उनको लगेगा सर अंगूर अलग होता है पनीर अलग होता है, लेकिन मेरे भाई उसी का नाम है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में स्थित कंबल घाटी को दक्षिणी भारत के अंगूर शहर, ठीक है, पश्चिमी घाट पे स्थित कंबम घाटी है, वैली है, जिसको दक्षिण भारत का अंगूर शहर जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा दक्षिण भारत का अंगूर शहर किसे जाना जाता है, तो कंबम वैली को जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। टू द पॉइंट है, लिख लेना छोटे छोटे पॉइंट से, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से मिलता है। पनीर थेरा चचाई की खेती यहां पे की जाती है। 1832 में इसकी कल्टीवेशन की शुरुआत की गई थी, खेती करना स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में। किसके द्वारा? फ्रांसीसी पुजारी के द्वारा की गई थी। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और टार्टरिक एसिड देखने को आपको इस अंगूर में मिलेगा, जिसकी वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। नाउ चलते हैं हम न्यूज़ 8 की तरफ, है ना। हमारा न्यूज़ 8 क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को सीईओ और एमडी नियुक्त किया हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान रखिएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपॉइंटमेंट किसको? रणधीर ठाकुर एज अ सीईओ एंड एमडी, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? तो रणधीर ठाकुर को किया गया है। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रणधीर ठाकुर हैज वर्कड विथ इंटेल फॉर अ मोर देन 5 ईयर, मतलब कि ये जो हैं अभी इंटेल कंपनी के संग लास्ट 5 सालों से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। वेयर ही वॉज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक चिप, ये इंटेल में इलेक्ट्रॉनिक चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो सर्किट वगैरह बनाई जाती है उस पे ये इंटेल में लास्ट 5 सालों से काम कर रहे हैं। अब इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कर दिया गया है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे इनको नियुक्ति दे दी गई है, ठीक है, नियुक्ति दे दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही उनके पास ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 40 से अधिक सालों का क्या है? एक्सपीरियंस है इनके पास, ये भी ध्यान रखिएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन की बातें कर ले तो कौन है? एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड फाउंड कब हुआ था? 2020 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, हमारा क्या है? सेकंड लास्ट न्यूज़ है, क्या है हमारा? ये है हरमनप्रीत, ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव, दो नाम याद रखिएगा। एक इन महिला का जो है हरमनप्रीत कौर है, और ये इनको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं इनको, सूर्य कुमार यादव को 2022 का विजडन T20 क्या है? T20 खिलाड़ी नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे है? स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में क्या है? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को 2022 का विजडन T20 खिलाड़ी को नामित किया गया है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में बनेगा। कौन है? तो सूर्य कुमार यादव हैं और हरमनप्रीत कौर हैं, जो कि भारतीय जोड़ी में विश्व पुरस्कारों में विजडन अल्मनैक के प्रमुख क्रिकेटर का पुरस्कार हासिल करने के बाद उत्कृष्ट ताज में एक और उपलब्धि इन्होंने हासिल करी हुई है। दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान न्यूज़ में भी इसको कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ आपके सामने ये है, इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग, ठीक है, इंडिया और रशिया बिजनेस डायलॉग 2023 की शुरुआत की गई है। इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे साइन किया गया था। वैसे भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोले तो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही सेम इंडिया और रशिया जो बिजनेस डायलॉग है उसकी शुरुआत की गई है 2023 में, ध्यान रखिएगा। लिखा क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, और इसकी जो डायलॉग हुआ है, जो मीटिंग हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। On 17th April, inaugural the session of the India-Russia Business Dialogue 2023 took a place in New Delhi। कहाँ पे हुआ था? 17 अप्रैल को भारतीय रूस व्यापार संवाद जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री जो हमारे हैं वो कौन है? एस जयशंकर, सभी लोग जानते हैं। एंड रशियन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो डेनियस कौन है?
मोंटोरोव, ध्यान रखिएगा, डेनियस मोंटोरोव पार्टिसिपेट इन द, ध्यान रखिएगा क्या है, पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हाल ही में इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कौन पार्टिसिपेट किया है? भारत की तरफ से और रशिया की तरफ से। तो भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर है, और रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, कौन है? डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? डेनिस मंट्रोव ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग कहते हो ना, अब आप लोग क्या कहते हो, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट याद कर लेते हैं। अब इन्होंने टॉपिक बना दिया, टॉपिक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि अलग से आप अपने सर पे बोझ ले लेते हो कि सर एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया। क्या आ गया कि सर अब कंट्री है, अब हमने पेपर में देख लिया कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम है, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम है, तो आपने एक अलग टॉपिक बना दिया कि सर प्रेसिडेंट पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो। अरे काहे को पढ़ना है, काहे को पढ़ना है? ये तो चेंज होता रहता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। तो हमें करंट की न्यूज को पढ़ना है केवल। अब आपको एग्जाम में अगर ये पूछेगा ना यहां से क्वेश्चन, तो यहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग कब और कहां हुआ था। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, ये पूछेगा फैक्चुअल क्वेश्चन। और आप कहोगे अरे यार ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, हमें तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पता है, ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़े? आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग हुआ है रिसेंटली, कहां पे? न्यू दिल्ली में 2023 का। तो जब ये आए थे भारत तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको याद रखना है किसके बारे में? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, रशिया के डेनिस मंट्रोव क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने इंडिया रशिया डायलॉग जो बिजनेस का है, मीटिंग जो हुआ है न्यू दिल्ली में रिसेंटली 17 अप्रैल को, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया था। क्लियर है सभी को कि हाँ सर क्लियर है? ठीक है, क्या किया था? ज्वाइन किया था। हाँ जी पुतिन, ठीक है, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट, सभी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। चलिएगा, अब यहां पे क्या बोला गया? इंडिया रशिया हैव क्रॉस द बायलैटरल ट्रेड टारगेट 30 बिलियन बिफोर द टारगेटेड ईयर 2025। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड व्हाइल टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो बिजनेस डायलॉग पे बातें कही गई थी और 2025 का टारगेट रखा गया था 30 बिलियन का, कितने का? 30 बिलियन का टारगेट रखा गया था कि भारत और रशिया आपस में मिलके 30 बिलियन डॉलर का क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन ये टारगेट जो था 2025 का टारगेट था, लेकिन भारत ने उसको बहुत पहले अचीव कर लिया। भारत और रशिया आपस में मिलकर वो जो टारगेट था 30 बिलियन का, उसको बहुत ही समय से पहले 2023 मतलब 2 साल पहले ही अचीव कर लिया गया है। ये इंफॉर्मेशन हमारे एक्सटर्नल अफेयर किसके? एस जयशंकर जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर के द्वारा यह चीज बताया गया, जिसकी वजह से भारत और रशिया के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिली हुई है, एक अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिली हुई है। गॉट इट एवरीबॉडी? क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है? तो यहां से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने जाएंगे बेसिकली वो ये बनेगा कि भारत और रशिया के बीच में जो क्रॉस हुआ है बायलैटरल ट्रेड, वो कितना था? 30 बिलियन का था। कितना था? 30 बिलियन। जो टारगेटेड ईयर था वो क्या था? 2025 था। क्या था? 2025 में टारगेटेड ईयर था, बट बिफोर मतलब 2023 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इंडिया रशिया हैव क्रॉस द बायलैटरल ट्रेड टारगेट 30 बिलियन बिफोर द टारगेट ईयर 2025। एक्सटर्नल जो हमारे अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर सेड दैट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई ट्रेड करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, किसी दूसरे कंट्री के संग करते हैं, इस केस में क्या होता है? उन दिनों देशों के बीच में जो भी होता है, बायलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, क्या होता है? उन सब कंट्रीज़ के बीच में एक सामंजस्य बैठता है, एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है, एक अच्छी कनेक्टिविटी होती है, जिससे फ्यूचर में भी हम अच्छा बिजनेस व्यापार कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 साल पहले तो भारत कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर है वो कितने अच्छे हैं, मिनिस्टर हैं। ठीक है, वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत अच्छा। सेशन को सभी लाइक एंड शेयर भी करते हुए चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस फोरम, ध्यान रखिएगा, डिस्कस्ड इशू ऑफ फर्दर इनहेंसिंग रशिया इंडिया प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द
इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, आईजीसी का मतलब होता है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बातें का मतलब होता है कि मोर देन 2 कंट्रीज, मतलब कि अनदर और भी कंट्रीज को आपस में जब मिलके हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको इंटर गवर्नमेंटल बोलता जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इंटर गवर्नमेंटल बोला जाता है। यही चीज यहां हिंदी में लिखा हुआ है। व्यापार मंच पे उपस्थित प्रतिभागियों ने अंतर सरकारी आयोग, ठीक है, सहित रूसी भारतीय व्यावसायिक सहयोग और बढ़ावा देने के मुद्दे पे आपस में चर्चा किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाला था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। चलो, आप सभी तैयार हैं कि हाँ सर तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो वो आईसीसी होता है बेटा, आईसीसी का मतलब होता है, ठीक है आपने बोला है, यहाँ पे आईजीसी है, आईजीसी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीसी? अगर एग्जाम में बोल देगा देन आपका आंसर क्या होगा? इंटर गवर्नमेंटल क्या है? कमीशन होगा। आपने क्या बोला? आईसीसी का बताया था। ठीक है सुनील चौधरी, समझ में आया? बहुत अच्छा। चलो, अब जितनी सारी चीज़ें हमने आपको अभी एनालिसिस के थ्रू समझाई है, उसके बीच से मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन भी बना रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, एनालिसिस किया, नोट्स बनाया, क्या वो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने सारे बच्चे आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिएगा, बस मेरे को 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट का समय दे दो, मैं कंप्लीट करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, चलेगा। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द मिशन 50K EV फॉर इको। मतलब ध्यान रखना, पहली बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिशन 50K EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको फ्रेंडली। ठीक है, इसकी जो लॉन्च किया गया है, बेसिकली ये मिशन की बातें कहा जा रहा है। तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है आपको कि इस मिशन शब्द का यूज किया जाएगा, तो आप आंसर बोलोगे सर सेबी। सेबी की अगर हम फॉर्मेशन की बातें कर ले कि सेबी की जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो इसकी फॉर्मेशन 1990 में हुई थी सर। सेबी की अगर हेडक्वार्टर की बातें हम कर ले तो सर ये क्या है? लखनऊ में इसकी क्या है सर? हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी तो स्कीम्स की बातें कही गई है, अगर यहाँ पे योजना की बातें में कर ले तो मैंने आपको योजना के बारे में बताया था। योजना किसने लॉन्च किया हुआ है? तो सॉरी यहाँ पे आंसर गलत हो रहा है, सेबी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? सिडबी होगा। क्या होगा? सिडबी होगा। क्या होगा? सिडबी होगा। ग्रेट, क्या होगा? सिडबी बिल्कुल सही आंसर है, कंफ्यूजन मैंने लगा दिया। और अगर यहाँ पे योजना की बातें कर ले तो ध्यान रखिएगा, सिडबी है ना, प्लस वर्ल्ड बैंक ने मिलकर यहाँ पे योजना लागू करे थे। इसके कितने सारे कंपोनेंट थे? 2 कंपोनेंट थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने सारे कंपोनेंट से? 2 थे। दोनों कंपोनेंट में 2 चीजें थी, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था? डायरेक्ट, है ना, पहला क्या था? डायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला गया था। दूसरा क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला गया था। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है द पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको पता है ये कौन है? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच और द फॉलोइंग, किसके लिए? जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। मुख्य रूप से निम्न में से किसके लिए लॉन्च किया गया है? फॉर द एल्डरली, काफी एजेड बुजुर्ग के लिए? नहीं सर, गलत है। फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द वीमेन, फॉर द यूथ? टेल मी। तो ये दोनों तीनों चीज गलत है। करेक्ट आंसर होगा फॉर यूथ के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? फॉर यूथ के लिए लॉन्च किया गया है। हाँ जी, चलो, वेरी गुड एवरीबॉडी। नेक्स्ट आते हैं, चलेगा। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहता है? मैकलम एडिशेशस, याद करिए, अवार्ड 2023। हमने कहा था कि ये बेसिकली क्या है? एक ट्रस्ट है जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, है ना, इसकी फॉर्मेशन की गई थी। फंक्शन टू बी हेल्ड इन चेन्नई अलॉन्ग विद द शाइस्टन्स फॉर्म मच रुपीज। अब यहाँ पे अमाउंट की बातें कही जा रही है कि कितना अमाउंट है? विल गेट प्राइज, ये प्राइस दिया गया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख, है ना। बताइएगा कितना दिया गया है इस अवार्ड में? तो ये दिया गया है 2 लाख रुपए का दिया गया था। कितना दिया गया था? 2 लाख रुपए का दिया गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा। व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द 8 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर द क्लीन गंगा मिशन? अभी जस्ट पढ़ाया है हमने। क्लीन गंगा मिशन की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कौन से ईयर में किया गया था? 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया गया था। इसके तहत अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में एक क्या है मीटिंग हुई थी, जिसमें कितना अमाउंट बजट एलोकेट किया गया है? कितने सारे? 8
प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कौन सी, यमुना की, ध्यान रखिएगा, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है ना, क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी है, कौन सी, हिंडन, ध्यान रखिएगा, क्या है, हिंडन नदी के, है ना, हिंडन नदी के लिए 4, कितने सारे, 4 प्रोजेक्ट के लिए भी इस पे 65 दिए गए हैं, कितने, 420.5 करोड़ रुपए समथिंग, ये अलग दिया गया है। इसके लिए कितना दिया गया है, 638 करोड़ रुपए दिया गया है, कितना दिया गया है, 638 करोड़ रुपए दिया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट आइएगा, लो जी आ गया, हुनथदो जो उत्सव है किस समुदाय से संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा हुआ है, हमने कहा था हुनथदो जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है, तो मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर में मनाया जाता है। अब यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में पूछ दिया, किस समुदाय से ये जुड़ा हुआ है, न्याशी, खड़िया, थडो या फिर लोथा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सही है, ग्रेट। नहीं वो ममता गलत है, 638 जो है वो 4 प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ध्यान रखना, वो 8 प्रोजेक्ट के लिए है। बहुत अच्छा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल है, अच्छा जी, चलो आगे इसका आंसर करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, थडो कम्युनिटी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा किसके लिए लॉन्च किया गया बेसिकली ये, तो राज्यों में जो कोकिंग वगैरह की खेती की जाती है, नशीले पदार्थ की खेती की जाती है, उसके रोक के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया है। चलिएगा अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किसने टर्की में तिरंदाजी आर्ची योग्यता विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करी हुई है, किसने करी है, लारा लोपेज ने करी है, नहीं करी है, ये तो कब की थी, ये पहले की थी 2015 में, इनके रिकॉर्ड को तोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे इन्होंने किया था, कोलंबो में किया था, याद करिए, अभी जस्ट हमने पढ़ाया आपको। डेफन क्विंटो नहीं सर, ये भी नहीं होगा, ज्योति सुरेखा वेनन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा लो जी, जिस पे हमने अच्छे से आपसे बातें करी, किसके बारे में करा, कुंभम ग्रैप्स के बारे में, है ना, कुंभम पनीर के बारे में हमने बात करा था, याद करिए, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रैप्स गॉट ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, इट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में कुंभम जो ग्रैप्स है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये बेसिकली कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसकी जो खेती कल्टीवेशन की शुरुआत की गई थी 1832 में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी पुजारी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें विटामिन और कौन से एसिड मिलेंगे, हमने कहा था टार्टरिक एसिड देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट्स लिख लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज रिसेंटली अपॉइंटेड हुम एज अ सीईओ एंड एमडी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है घोषित किया हुआ है, तो ये है आपके नीतीश तिवारी नहीं है सर, देवाशीष नहीं है सर, अभिजीत नहीं है सर, करेक्ट आंसर क्या होगा, रणधीर ठाकुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा कह रहा है विच प्लेयर वॉज नेम द विजडम T20I प्लेयर्स के बारे में कहा जा रहा है ऑफ द ईयर 2022 अलॉन्ग विद द हरमप्रीत कौर। हरमप्रीत कौर के संग दूसरा कौन सा प्लेयर है जिसको विजडम T20 प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022 का, तो ये है हमारे सूर्य कुमार यादव। कौन है, सूर्य कुमार यादव, हाँ जी, चलो वेरी गुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चलिएगा, वेयर वॉज द इनॉग्रल सेशन ऑफ इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग 2023 हेल्ड ऑन 17 अप्रैल। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है 17 अप्रैल को भारत रूस व्यापार जो संवाद है, एक मीटिंग हम कह सकते हैं, डायलॉग कह सकते हैं, 2023 का उद्घाटन सत्र कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किए गए थे वो रशिया के क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं वो पार्टिसिपेट किए थे इसमें, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भारत और रशिया ने डायलॉग में ये बताया कि जो बिजनेस जो व्यापार है इन्होंने टारगेट किया था कि 2025 तक ये क्या करेंगे, 30 बिलियन, कितना, 30 बिलियन डॉलर का बिजनेस करेंगे, बट इन्होंने अचीव कर लिया है 2023 पे। तो इस पे मुद्दे पे बात हुई, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुआ है, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुआ है। वेरी गुड एवरीबॉडी, चलो ठीक है, तो ये थी आज की सेशन।
रात में हमारी मुलाकात आपसे फिर से हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। 10:30 पे हमारी और आपकी मुलाकात होगी, जहां पे स्टैटिक जीके क्वेश्चंस करेंगे। नाउ आपके सामने एक सीरीज चल रही है जो पेड क्लासेस है हमारी, ये है पूरी तरह से फाउंडेशन। इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं मेरे संग, जिसकी शुरुआत हो रही है 10 मई से। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? 10 मई से शुरुआत इसकी हो रही है। साथ ही साथ हमारी एक बैच ऑलरेडी रनिंग में है जो चलती है डेली 9 PM पे। ध्यान रखिएगा, ये बैच में काफ़ी बच्चों ने इनरोल किया है, बहुत अच्छा लगा है बच्चों को देख के। और ये डेली चलती है 9 PM मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे। कंप्लीट स्टैटिक जीके थ्योरी क्लास है, ये MCQs यहाँ पे ना मिलने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी सर, हम लेट आए थे। सनाथी क्या लिखा? सॉरी, मैंने आपके कमेंट नहीं देखे, ऊपर चले गए। फिर से कमेंट एक बार कर देना। काजल धन्यवाद, धन्यवाद किरण। सुनील, क्लास सुबह 7 AM की होती है डेली, ठीक है। अब जो क्लासेस है, जो रिमेनिंग क्लासेस हमारी बची है आप लोग के लिए, फ्री वाले बच्चों के लिए, है ना, जो रिमेनिंग क्लासेस हमारी है फ्री वाले बच्चों के लिए, अब सीधा रात में है। कब है? 10:30 PM पे। ध्यान रखिएगा, 10:30 PM पे जो सेशन चलेगी वो होगी स्टैटिक जीके की। किसकी होगी? स्टैटिक जीके की क्लासेस है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके की। इसमें आज जो सेशन होगा वो 12वां सेशन होगा, जिसमें हम आपको 700+ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड वाले बच्चे 9 बजे आ सकते हैं, ठीक है। 9 PM की क्लास बहुत ही शानदार है सर। सानिति हिंदू, आप रहते हो क्या? व्हाट्स गुड नेम, क्या नाम है ऐप में? धन्यवाद मनीषा। चलो ठीक है, चलो अभी आप सभी जाओ, सुशांत सर की क्लास चलती होगी, है ना। और अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी रात में 9 बजे, जहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके के क्या टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आज जानकारी लेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत करेंगे और टाइगर रिजर्व का अंत करेंगे, ठीक है। सर पेड का टाइम चेंज कर दीजिए। नहीं हो पाएगा बेटा चेंज, अब वो टाइम फिक्स है, बट कोशिश करेंगे अगले महीने में, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ग्रेट। अच्छा रवि, आप शताब्दी बैच से हो, ठीक है, चलो बाय। तो फाइनली आप सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।